सिन्हा साहब, बहस पूरी हुई, विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए, सरकार ने जवाब दिए। इस पूरे बहस को आप किस ओर जाता देख रहे हैं? क्योंकि आप सेना में भी रहे हैं और उस क्षेत्र से भी रहे हैं जहां पे पूरे पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जहां ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। जय हिंद सभी को। देखिए, जो आपने कहा कि मैं किस तरह से देख रहा हूँ, मैं मेरे 4 दशक का सेना में योगदान रहा है। फाइटिंग आर्म्स का हूँ, केवल 4 दशक लड़ाइयाँ की हैं, चाहे इंसर्जेंसी की हैं और कारगिल में अंदर पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेशंस की हैं। तो हमने जो देखा, ये खास करके ऑपरेशन सिंदूर, 96 आवर्स मैं सोया नहीं था, एक एक मिनट, एक एक क्षण, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक ऑपरेशन थी जो कि हमारी सब चीज लगी हुई मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा था। और उसका बखाना आपने देखा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर बड़े बेवकूफ़ी से किए हैं उन्होंने, कि क्या क्या था ये ऑपरेशंस। अब आप पूछते हैं कि मैं कैसे देखता हूँ। मैं ये देख रहा था कि डिबेट जो है, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं इस डिबेट का वेट कर रहा था कि डिबेट के अंदर में चीज़ें आएंगी। ऐसे हो भी रही हैं, ऐसा नहीं कि डिबेट बहुत ज़्यादा ही तू मुँह में है, सब ठीक है। उनका सवाल है कि वो सवाल उठाएंगे। सवाल ये नहीं है कि किसने आकर के इसको रोक दिया, किसने इसमें, क्योंकि सेना इन चीज़ों को सामरिक तरीके से, इसका कोई महत्व ही नहीं। जब हम कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे और मैं पाकिस्तान के अंदर था, तो हमें कहा गया कि अब लड़ाई रुक गई है, सीज फायर हो गया है, अभी स्थगित हुआ। पता लगा कि शायद वो गए पाकिस्तान के पास में, दौड़े दौड़े उनके प्रधानमंत्री साहब, और फिर ये सीज फायर हुआ है। 2 बार हुआ कारगिल वॉर के दौरान, मैं पाकिस्तान के अंदर था। अभी बात ये नहीं हुई कि सीज फायर क्यों हुआ और कौन इसमें इंटरवीन किया। इंटरवीन, जब 2 न्यूक्लियर पावर लड़ते हैं तो दुनिया इंटरवीन करती है। हम इंटरवीन कर रहे हैं इजराइल में, हम इंटरवीन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि आप मत करें, लड़े ना। हम उनको बोलते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध, हम ये भी बातें करते हैं। हम जाके रशिया में भी बोलते हैं, हम जाके, तो ये सब बोलते हैं। पर बात ये है कि जो मैं उसमें डीजीएमओ में भी रहा हूं, तो मुझे पता है कि कैसे होती है। और ये डीजीएमओ के अंदर में जो 2 बार उन्होंने कहा, पहला दिन ऑपरेशंस करने के बाद डीजीएमओ ने फोन उठाया और उन्हें बताया कि हम 9 टेररिस्ट कैंप में हमला किए हैं, कोई भी सिविलियन वहां पर हताहत नहीं है। यदि आप इसको स्केलेट करते हैं, नॉन एस्केलेटरी, इसका मतलब इसको हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, आप करना चाहते हैं, तो उसका मुंह छोड़ जवाब उन्होंने ट्राई किया और फिर घुटने में टेके। तो देखिए, मैं देखता हूं कि इसकी जो एब्सोल्युटली, इसकी बार बार जब ये बात होती है, क्योंकि मैं इसमें किताब लिख रहा हूं, बहुत डीपली लिख रहा हूं और एक एक बातों का लिख रहा हूं। ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं कि किसने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया, यार ये बहुत छोटी सी बात जिसको आप ऐसा बढ़ावा देना चाहते हैं। सामरिक तरीके से जब हम देखते हैं, कहा क्या गया, 1 सेकंड में आप लक्ष्मण सिंह समान, कहा गया, आज खुलकर आया। जब ये 22 तारीख को हुई, तो उसके बाद तीनों सेना अध्यक्षों को, जो चीफ हमारे डिफेंस स्टाफ हैं, उनको बैठाकर बैठक हुई। उनको कहा गया कि आप तय करेंगे टारगेट, आप समय तय करेंगे, कैसे करना है आप तय करेंगे, मिलिट्री एम क्या होगा आप तय कीजिए, और आप जब कहेंगे कि इसको कैसे खत्म करना है। और वही हुआ, पूरा का पूरा टारगेट हमने कहा, हमने मिलिट्री एम किया कि ये हमने टेररिस्ट के अगेंस्ट में हमें क्रेडिबल डिफरेंस पैदा करना है, न्यूक्लियर बोगी को खत्म करना है, और हमने सब किया पूरे लेंथ एंड ब्रेंथ में। आज तो इसकी गुणगान होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। 1.4 बिलियन लोगों को, और मैं कह रहा हूं, मैं इस पर किताब लिख रहा हूं मिनट टू मिनट, और बहुत रिसर्च करके, कोई चीजें नहीं, 96 आवर्स सोया नहीं हूं, मिनट टू मिनट देखा है और चीजों को बताया है। ऐसा जो जंग जो हुआ है, जंग से निकलना, मॉडर्न वॉरफेयर में एग्जिट करना इज ए वेरी डिफिकल्ट। आप जब क्लियरिटी आपके थॉट में होंगे, आपके एक्शंस में होंगे, और आप पहले से सोच करके रखते हैं, तब होता है। ये जो तू तो मैं होती है, कितने रफाल मार दिए, कितने ब्रह्मोस मार दिए, कितने मिसाइल आपने मारा, क्यों मारा, आप कितने ड्रोन चलाए, ये बताइए, क्या आप बैठे थे कि ये बताइए। लेकिन ये चीजें जब इस तरह के ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाए जाते हैं और पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है, तो ऐसा तो नहीं कि हर कोई सरकार में सुर मिला के चलेगा। सवाल तो पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछने की एक सीमा होगी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कितने रफाल गिराए ये मत पूछिए, लेकिन कुछ और पूछिए, ताकि एक पता चले कि वस्तुस्थिति क्या है। तो एक जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि मध्यस्थता
की बात आपने शुरू में कहा कि मध्यस्थता आमतौर पे होता है, पर्दे के पीछे हर ऐसे युद्ध में मध्यस्थता की जाती है, और ट्रंप साहब ने उसको खुल करके सामने ला दिया। लेकिन एक सेकंड देंगे अभी आप, सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं। आज खुल कर आया, ये मैं भी इसको खोज रहा था कि कहां बोलेंगे। आज जब आप फॉरेन मिनिस्टर को सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दूसरे देशों ने भी हमें बताया कि वो वॉर को खत्म करना चाहता है, क्यों, और हमने कहा कि ये नहीं होगा जब तक उनके डीजीएमओ नहीं बोलेंगे, और हमारे डीजीएमओ को बोलेंगे डिसीजन डीजीएमओ का होगा, माने हमारे मिलिट्री का होगा, ये हमारा नहीं होगा। इससे खुल करके क्या हो सकती है बातें, और ये बार बार, क्योंकि ये सत्यता मैंने अपने मिलिट्री चैनल में भी डीजीएमओ से भी सुना है, तीनों सेनाओं के लोगों के बारे से सुना है, खुली मुंह बातें, कोई ऐसा नहीं है। हां, जो सवाल अभी उठा रहा है कि क्यों इतने अंदर, क्यों ऐसा हमला हुआ, हम क्यों नहीं रोक पाए, बहुत ये है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, और मैं सॉरी जी हूं, फिर मैं आगे ये आंकड़ा आपसे लूंगा। शुभंकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और साथ ही साथ जहां पे पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उस इलाके से भी वाकिफ है, चूंकि जब वो सेना में थे तो उस दौरान आसपास इलाकों में तैनात भी रहे। ये सवाल कितना वाजिब है, या फिर कहें कि इसका जवाब तो मिलना चाहिए कि इतना अंदर आकर के एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है जहां पे हमेशा हजारों लोग रहते हैं, वहां पे आतंकी हमला कैसे हो जाता है? 4 आतंकी आते हैं, खुलेआम गोलियां बरसा देते हैं। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है। शुभंकर। लक्ष्मण, आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, जैसा आपने बोला, और उठना भी चाहिए। इस सवाल का मेरे पास सीधा सा एक, अगर मैं आपको फौजी तरीके से जवाब दूं, तो इन्फिल्ट्रेशन की जितनी घटनाएं हैं, जरूरी नहीं कि वो बॉर्डर पार करके भी, बॉर्डर के दूसरे तरीके से भी लोगों के आने के 50 रास्ते हैं। नेपाल के रास्ते भी हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होता है, और इवन जो हमारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, वो भी पोरस है, और उस पर भी ऐसा नहीं है कि हम 100% चेक हर समय लगा सकते हैं। वो एक फैक्ट है, और इसी वजह से वहां पे बीएसएफ और फौज की तैनाती है। कोई भी चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि 100% फुल प्रूफ नहीं होती। अगर एक हादसा होता है तो कम से कम उसके पीछे 50 या 100 हादसे रोके जाते हैं, तब कहीं जाकर एक हादसा होता है। ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था, गवर्नमेंट को इसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, इसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अलबत्ता विपक्ष जिस तरीके से इस चीज को उठा रहा है, अगर मैं उसके साथ एक काउंटर क्वेश्चन करूं, तो यहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि आखिर जब वो लोग 4 लोग आए, 150 किलोमीटर वो पैदल चले, तो उस 150 किलोमीटर पैदल चलने में जो 4 रातें उन्होंने निकाली, वो 4 रातें उनको शरण किसने दिया? हमला करने के बाद से आज तक जब ऑपरेशन महादेव हुआ, और उस बीच में उनको शरण कहां से मिली, उनका लोकल सपोर्ट कौन था? ये सारे सवाल जैसे ही उठाए जाएंगे, फिर वो बात घूम फिर के हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाती है, और उस चीज को कोई छेड़ना नहीं चाहता है। एक मुझे जफर साहब, मुझे लगता है इसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को कोई इसमें अनकंफर्ट करने वाली सवाल बात तो है नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं, ये मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। एक आशुतोष जी जवाब देना चाहते हैं, आप पूजा ऐसा करते हैं, शुभंकर 1 मिनट दोनों का जवाब छोटा छोटा लेते हैं, आशुतोष जी का और पूजा जी का। पूजा जी बताइए। आऊंगा, फिर आपके पास आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। संक्षिप्त में अगर ये सवाल पूछा जाता है कि 4 रात तक वो कहाँ रहे, तो इससे क्यों कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो जाएगी? क्यों अनकंफर्टेबल होगी? क्या कांग्रेस इस देश का हिस्सा नहीं है? आप लोगों का बस एक ही काम है, कांग्रेस को एंटी नेशनल बना दीजिए, पाकिस्तानी। ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ाए अभी तक? और दूसरा, जब ये कहा गया कि उनको 4 रातों पर शरण दी गई, तो उस पे क्या अपडेट है? उन लोगों पर क्या एक्शन लिया गया है? उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया अभी तक? ये सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी समझ गया, आपकी बात समझ गया। आपको ये बात वापस समाजवादी पार्टी अनकंफर्टेबल होगी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उतना ही देश मुझे आशुतोष जी, मुझे इस बात का, एक पूजा जी आपकी आवाज भी टूट रही है, शायद नेटवर्क इशू है। आशुतोष जी से ले लेते हैं। आशुतोष जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि पूर्व सैनिक और शुभंकर मिश्रा जी आज भी हिंदू मुसलमान में उलझ के देश के लिए और कुछ पार्टियों को मुस्लिम परस्त या पाकिस्तान परस्त बनाने पे लगे हुए हैं, जबकि सवाल उनके ऊपर और सत्ताधारियों पे बड़े बड़े हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, क्योंकि इसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। जिस दिन ये घटना हुई, 2 दिन बाद
इस देश के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्टिंग करी कि लगातार ये इंटेलिजेंस इनपुट थे जम्मू कश्मीर पुलिस के पास में कि इस तरीके के कुछ संदिग्ध लोग होटल में रेकी कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग वहां के नहीं थे, वो आउटसाइडर्स लग रहे थे। उसके बावजूद ये घटना हुई। नंबर 1, 10 दिन पहले वहां पे देश का गृह मंत्री पहुंचता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये कहता है कि यहां पे आतंकवाद खत्म हो गए हैं। उसके बाद ये बोला जाता है कि 2000 लोग वहां चले गए, हमको तो पता ही नहीं था। ये है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, आपके अंदर फेलियर। उसके बाद आपने जो स्केच जारी किए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, एक मिनट, जम्मू कश्मीर ने जो स्केच जारी किया आतंकवादियों को, एनआईए ने घटा दिया कि गलत स्केच आपने बनाए हैं, ये आतंकवादियों के स्केच नहीं, ये फेलियर है आपका। आप हमसे सवाल बोलते हैं कि हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आप जवाब नहीं दे सकते, सरकार से हिम्मत नहीं आपकी सवाल पूछने की, इसलिए आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछ रहे हैं और बताते हैं हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें और वक्तव्य देने से पहले। शुभंकर संक्षिप्त में जवाब दीजिए, ब्रेक का समय है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, राजनीति का विश्लेषण करता हूँ, तो मैं आशुतोष जी की तरह शर्म आने जाने वाली बात नहीं करूंगा। बट हाँ, आशुतोष जी के जो उनका प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है उसकी जरूरत उनके उन नेताओं को जरूर है जिन्होंने जब धरपकड़ शुरू हुई तो उस समय बोलना शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोकल मुसलमानों को क्यों निशाना बना रहे हैं। मैंने नहीं बोला था, आपकी पार्टी के नेताओं ने बोला था, कांग्रेस के नेताओं ने बोला था, सारे ऑन रिकॉर्ड। तो आपके जो बाल चिकित्सालय का बाल चिकित्सा का आपका अनुभव है वो उसको आप अपनी पार्टी के नेताओं पे थोड़ा प्रयोग करें तो बेहतर होगा।